नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। 1/4 ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर लैंड इज अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन। भारत देश की लगभग 1/4 जो कृषि भूमि है उस पर मृदा अपरदन हो रहा है। तो मृदा अपरदन होता क्या है? मृदा अपरदन जल तथा वायु के प्रभावाधीन मृदा की ऊपरी परत कटकर बह जाती है। इसे मृदा अपरदन कहते हैं। जल के द्वारा, वायु के द्वारा जो सॉइल की अपर लेयर है, मृदा की जो ऊपरी परत है, वो कटकर बह जाती है, ये उड़ जाती है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। ये किन जगह पे होता है? जहाँ वनस्पतिहीन होता है, जहाँ ज्यादा वेजिटेशन नहीं होती, ढाल ढाल जहाँ पे स्टीप होता है, तथा कम हुमस वाले इलाकों में अधिक होता है। तो मृदा अपरदन एक भौतिक क्रिया है। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस जिसके द्वारा मूल पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। तो ये फिजिकल प्रोसेस है और इसके थ्रू क्या हो रहा है? जो हमारा मटेरियल है, जो मटेरियल है, वो इरोड होके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रहा है। मृदा पदार्थ जल अथवा वायु के माध्यम से स्थानांतरित होता है। सोइल इरोजन is the removal of soil by the forces of nature, particularly wind and water. ये सोइल इरोजन की कुछ फोटोज आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर बताया है कि किस तरह से मृदा अपरदन हो रहा है। देखिए यहाँ पे मृदा अपरदन हो रहा है, यहाँ पे भूमि आपकी कटी हुई है, यहाँ पे भी भूमि कटी हुई है, यहाँ पे भी देखिए किस तरह से हो रहा है, और यहाँ पे भी मृदा अपरदन हो रहा है। तो मृदा अपरदन के प्रकार, मृदा अपरदन दो प्रकार के होते हैं। पहला आ जाता है परतदार अपरदन, लेयर और शीट इरोजन। जब मृदा की ऊपरी परत को जब मृदा की ऊपरी परत को जल बहा ले जाए या वायु उड़ा ले जाए तो उसे परतदार अपरदन कहते हैं। परतदार अपरदन के अंतर्गत मृदा की ऊपरी परत को वायु अथवा जल हटा देता है। ये क्रिया उन क्षेत्रों में होती है जहां भूमि सामान्य ढाल वाली एवं वर्षा बौछारों में हो तथा वनस्पति का अभाव हो। ये क्रिया राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भागों में तथा हिमालय क्षेत्रों में अधिक होती है। ये क्रिया मंद गति से होती है और इसका आसानी से अभ्यास नहीं होता, परंतु इससे एक विस्तृत भूखंड की उपजाऊ मृदा नष्ट हो जाती है। तो परतदार चट्टान के अंतर्गत मृदा की ऊपरी परत को वायु अथवा जल हटा देता है। तो क्या हुआ? तीव्र ढाल वाली तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र गति से बहता हुआ जल जब मिट्टी में कटाव करके नालियां बना देता है तो उसे नालीदार अपरदन कहते हैं। तो दूसरा हमारा कौन सा है? नालीदार अपरदन या गली इरोजन। तो तीव्र ढाल तथा भारी वर्षा, जहाँ पे ढाल आपका स्लोप आपका स्टीप है, तीव्र ढाल है, भारी वर्षा है, हेवी रेनफॉल है, वहां वाले क्षेत्रों में तीव्र गति से बहता हुआ पानी, और पानी की वेलोसिटी स्पीड बहुत ज्यादा है, बहता हुआ जल जब मिट्टी में कटाव करके वो मिट्टी को काट देता है, कटाव करके नालियां बना देता है, तो उसे नालीदार अपरदन कहते हैं। कभी कभी ये नालियां इतनी विशाल हो जाती है कि मृदा सदा के लिए कृषि के अयोग्य हो जाती है। जैसे चंबल नदी की घाटी में इस प्रकार के अपरदन देखने को मिलते हैं। अब आ जाता है कॉजेज ऑफ सोइल इरोजन, कि ये मृदा अपरदन क्यों हो रहा है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो मृदा अपरदन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। तो सबसे पहले हम करेंगे फिजिकल फैक्टर्स, भौतिक कारक। सबसे पहले आएंगे हमारे
फिजिकल फैक्टर्स, भौतिक कारण इसके अंदर आ जाएंगे। अब भौतिक कारण के अंदर भी जो नेचुरल है, जो दो नेचुरल एजेंट्स अभी अपन ने बात की, दो आ जाते हैं, विंड और वाटर। सबसे पहले विंड एंड वाटर आ जाते हैं। तो जो नदी है, जैसे रिवर है, तो रिवर किसके लिए कर रही है? वाटर इरोजन की कर रही है। नदी जैसे है तो ड्यूरिंग हैवी रेन्स और बरसात के समय में भी जैसे हैवी रेन हो जाती है, तो इसके अंदर क्या हुआ, नदी नदी तीन प्रकार से मृदा अपरदन करती है। नदी कटाव द्वारा खड्ड बनाती है, गली बनाती है। चंबल तथा यमुना के कछार प्रदेशों में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। जब नदी अपना रास्ता बदलती है तो आसपास के इलाकों में मृदा अपरदन होता है। कोसी नदी ने कई बार अपना रास्ता बदला है, तो इससे भी मृदा अपरदन होता है। बाढ़ के समय नदी का पानी दूर दूर तक फैल जाता है तथा मृदा की परत को बहाकर ले जाता है। दूसरा आ जाता है हैवी रेनफॉल, मूसलाधार वर्षा। जब मूसलाधार वर्षा होती है, हैवी रेनफॉल होती है, तो वर्षा का जल तीव्र गति से धरातल पर बहता है, बहुत स्पीडली बहता है और मृदा का अपरदन करता है। और तेज स्पीड से हैवी रेन होकर क्या करती है, जो अपर सरफेस है, उसकी लेयर है सॉइल की, उसको अपने साथ बहाकर ले जाती है। फिर है स्लोप ऑफ लैंड, भूमि का ढाल। समतल भूमि पर अपरदन कम होता है, परंतु ढाल वाली भूमि पर अधिक होता है। स्लोप अगर मॉडरेट है, माइल्ड है, तो कम कटाव होगा, लेकिन स्लोप अगर स्टीप है तो ज्यादा कटाव होगा। विंड आ जाती है, वायु। शुष्क वनस्पतिहीन मरुस्थलीय प्रदेशों में वायु अपरदन का सबसे बड़ा कारण है। जो एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज हैं, उनके अंदर जो सोइल इरोजन हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? विंड है, वायु है। वायु द्वारा मृदा अपरदन वायु की गति पर निर्भर करता है। वो भी डिपेंड करता है कि विंड की वेलोसिटी क्या है, विंड की स्पीड क्या है। तेज चलने वाली वायु अधिक मात्रा में अपरदन करती है। तो जो आंधियां चलती है, उसके अंदर भी क्या है, मृदा का अपरदन होता है। राजस्थान में वायु द्वारा अपरदन होता है। राजस्थान में किस प्रकार का अपरदन हो रहा है? वायु द्वारा अपरदन हो रहा है। सी वेव्स, समुद्री लहरें। समुद्री लहरें भी वायु अपरदन करती हैं। किस तरह से? तटीय भागों में समुद्र से ऊंची ऊंची लहरें उठती है और तटवर्ती क्षेत्रों में मृदा अपरदन करती है। जब कभी कभी समुद्र में चक्रवात बनता है, तो तट पर आकार बड़े पैमानों पर मृदा अपरदन करता है। तट के निकट होने वाले मृदा अपरदन को तटीय अपरदन भी कहते हैं, कोस्टल इरोजन भी कहते हैं। उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा केरल के तट पर तटीय अपरदन विशेष रूप से देखने को मिलता है। हिम नदियां, ग्लेशियर्स। हिमालय के ऊंचे पर्वतों में बर्फ गिरती है और ढाल के साथ हिम नदी के रूप में बहती है। आगे बढ़ती हुई हिम नदी बड़े पैमाने पर मृदा अपरदन करती है। तो ग्लेशियर, जो मूविंग ग्लेशियर्स हैं, वो भी अपने अपने साथ में सोइल इरोजन कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे तो कारण क्या थे? फिजिकल फैक्टर्स, भौतिक कारक। कैसे मृदा का अपरदन रिवर के द्वारा, हैवी रेनफॉल के थ्रू, स्लोप ऑफ लैंड, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, नदी, मूसलाधार वर्षा, भूमि का कटाव, वायु, समुद्री लहरें, हम नदियां किस तरह भूमि का कटाव कर रहे हैं। ये देखिए, ये फोटो के अंदर आपको दिखाया गया है इरोजन बाय विंड, किस तरह से वायु मिट्टी को उड़ाकर ले जा रही है, ले गई है। ये भी मृदा अपरदन का एक भाग है, फोटो के अनुसार बनाया गया है कि कैसे मृदा अपरदन हो रहा है। मानवीय कारण, दूसरा जो कारण आता है, अब फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर तो हमारा जोर नहीं है, हम उसमें ज्यादा कर नहीं सकते, लेकिन मानवीय कारकों के कारण भी क्या है, मृदा अपरदन हो रहा है। तो सबसे पहला मृदा अपरदन क्या हो जाता है, इसके अंदर ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर आ जाता है डिफोरेस्टेशन, लॉस ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति का नाश। इसके अंदर क्या होगा, पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं, वो क्या करती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है, जिससे जल तथा वायु मिट्टी का अपरदन आसानी से नहीं कर सकते।
इसके अतिरिक्त पेड़ों के तने पानी के बहाव की गति को भी कम कर देते हैं। जिन क्षेत्रों में वनस्पति का नाश किया गया है वहां मृदा अपरदन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो जहाँ वनस्पति होती है, जहाँ फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ ट्रीज होते हैं, वहाँ पे वाटर इरोजन भी कम होगा और सॉइल इरोजन भी क्या होगा। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे डिफोरेस्टेशन की वजह से वनस्पति का नाश हो रहा है और मृदा अपरदन हो रहा है। दूसरा आ जाता है हमारे हमारे इसके अंदर ओवरग्रेजिंग, पशुचारण। ओवरग्रेजिंग, पशुचारण भी इसके अंदर आ जाता है। तो वन पशुओं के लिए चारा प्रदान करता है, परंतु आवश्यकता से अधिक। जब हम ओवर ग्रेजिंग अपने आप में ठीक है, लेकिन जब ओवर ग्रेजिंग करने लग जाते हैं परंतु आवश्यकता से अधिक पशुचारण से वनस्पति का नाश होता है तथा मिट्टी को हानि पहुंचती है। अधिक चराई से वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाता है, जिससे मिट्टी खोखली हो जाती है। इस स्थिति में मिट्टी पर जल तथा वायु का प्रभाव तीव्र हो जाता है, तेज हो जाता है। इसके अतिरिक्त पशु चरते समय अपने जो खुर होते हैं, उनके जो पैर होते हैं, अपने खुरों से मिट्टी को उखाड़कर ढीला कर देते हैं, जिससे मिट्टी वर्षा तथा नदी के प्रभाव में आकर उसके जल्दी ही अपरदन उसमें हो जाता है। हिमालय पर्वतमालाओं में पशुओं के अधिक मात्रा में चलाने से बहुत सी बहुमूल्य मिट्टी का विनाश हुआ है। तीसरा हमारा फैक्टर आ जाता है फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर की जो हम कृषि कर रहे हैं उसमें जो तरीके हम अपना रहे हैं, गलत तरीके जो अपना रहे हैं, उससे उसके कारण भी क्या होता है, उसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन कृषि के ढंग पर बहुत हद तक निर्भर करता है। कृषि के अवैज्ञानिक ढंग 3 प्रकार से मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं। यदि ढाल की खेत की जुताई की जाए तो पानी सरलता से मिट्टी को बहाकर ले जाता है। यदि ढाल की ओर खेत की जुताई की जाए तो पानी सरलता से मिट्टी को बहाकर ले जाता है। यदि खेत में बार बार एक ही फसल बोई जाए, खेतों में अगर हम एक ही फसल बो जा रहे हैं बार बार, तो क्या करते हैं, वो मिट्टी में उपस्थित खनिज तथा अन्य तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है और अपरदन आसानी से हो जाता है। स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्चर, कृषि से वनों का नाश होता है और मिट्टी कट जाती है। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर द्वारा बड़े पैमाने पर मृदा अपरदन होता है। अब मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, मेजर्स टू चेक सोइल इरोजन। अब इस मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, क्या किया जा सकता है जो हम इसको रोकें। तो सबसे पहले तो आ जाता है कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, बांध बनाना। जब वर्षा के दिनों में नदी में बाढ़ आती है तो बहुत सी मिट्टी जल के साथ बह जाती है। इसे रोकने के लिए बांध बनाने की आवश्यकता है। इससे जल के वेग में कमी आती है और मृदा अपरदन रुक जाता है। इसके अतिरिक्त शुष्क मौसम में बांधों से नहर द्वारा सिंचाई भी की जा सकती है। दूसरा आ जाता है इसके अंदर अफोरेस्टेशन, वर्षारोपण। अफोरेस्टेशन, वर्षारोपण मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय वर्षारोपण है। जिन प्रदेशों में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर हो गई है वहां पर नए पेड़ लगाए गए हैं। जिन प्रदेशों में वन है उन्हें अंधाधुंध काटने तथा उनका दुरुपयोग करने पर रोक लगाई गई है। तीसरा आ जाता है चेकिंग ओवरग्रेजिंग, पशुचारण पर प्रतिबंध। तो पशुचारण के अलग चारागाहों की व्यवस्था होनी चाहिए। खाली खेतों में पशु बिना किसी रोक टोक के घूमते हैं और अपनी खुराक से मिट्टी को ढीला कर देते हैं, जैसे मैंने पहले बात की थी। इससे वर्षा तथा वायु के मृदा अपरदन आसान हो जाता है। घास के मैदानों में भी पशुचारण सीमित तथा नियंत्रित मात्रा में होना चाहिए। फिर आ जाता है चेकिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कृषि प्रणालियों में परिवर्तन। अब हमें क्या है, हमारी जो कृषि प्रणालियां हैं जैसे स्थानांतरित कृषि, हम क्या, जो आदिवासी लोग हैं वो क्या करते हैं, एक जगह कृषि की, उस भूमि को छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह पे वहां के वन वगैरह को काटा, वहां पे कृषि की, फिर तीसरी जगह पे चले गए, मतलब वो अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। तो ऐसे स्थानांतरित कृषि पर
नियंत्रण लगाना चाहिए। फसल चक्र प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। हमें अलग अलग फसलें उगानी चाहिए। एक सीजन में ये उगाए तो दूसरी सीजन में हम दूसरी उगाएंगे, जिससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे। तो फसल चक्र प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन होना चाहिए। थोड़े समय में उगने वाली फसलों को पैदा करना चाहिए। स्थानांतरित कृषि पर नियंत्रण करना चाहिए। टेरेसिंग एंड कंट्यूर बर्डिंग, हम क्या करते हैं, हमें समोच्च रेखीय जुताई करनी चाहिए। हमें जो हिली एरियाज है वहाँ पे हमें कंट्यूर बर्डिंग करनी चाहिए। हमें जो हमारे जो खेत हैं, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत बनाकर हमें करने चाहिए। टेरेसिंग पूर्ण ढालों पर एक एक ढाल के ऊपर सीढ़ियाँ बनाकर वहाँ पर सीढ़ी नुमा कृषि हमें वहाँ पर करनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करनी चाहिए। पवन द्वारा मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए एरिड और सेमी एरिडिया में पवन द्वारा मिट्टी उड़ा ली जाती है, वहां पे इरोजन काफी होता है। तो पवन द्वारा मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए अवरोधक लगाना चाहिए। भूमि को पवन की दिशा के समकोण पर जोतना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ विंड्स ब्रेक formation of windbreakers and shelter belt in arid and semi-arid regions to check spirit of desert, और scientific use of manure to maintain fertility of soil। हमें आजकल क्या कर रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर्स यूज में ले रहे हैं वो केमिकल्स के काफ़ी ले रहे हैं। तो हमें साइंटिफिक जो हमारा मैन्योर है हमें उसी को काम में लेना चाहिए। हमें बायो फर्टिलाइजर्स काम में लेने चाहिए, जिससे उनकी फर्टिलिटी भी बनी रहे और हमारे खाने में केमिकल्स भी नहीं आए। थैंक यू।